दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन। ये जो टॉपिक है वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर के मध्यकालीन भारत का इतिहास पेपर से लिया गया है। और इस टॉपिक में बलबन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बलबन का प्रारंभिक जीवन, बलबन के द्वारा शासक के रूप में और शासक से पहले नासिरुद्दीन मोहम्मद के नायब मुमालिकत के रूप में जो कार्य किए गए उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर बलबन की उपलब्धियों का जो मूल्यांकन है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। गयासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल जैसा कि लिखा हुआ है 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक रहा। ये भी मामलुक वंश या दास वंश का प्रमुख या गुलाम वंश जिसे कहते हैं उसका एक प्रमुख और शक्तिशाली शासक रहा। इल्तुतमिश के बाद रजिया एक प्रमुख शासक रही या शक्तिशाली शासक कही जा सकती है। उसके बाद उसके अन्य उत्तराधिकारी जो थे बहुत कमज़ोर, अयोग्य थे और इनके समय में राजत्व पद जो था उसकी प्रतिष्ठा, राजा के पद की या सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा जो थी अपने निम्नतम स्तर पर जा पहुंची थी। पुनः राजत्व पद की प्रतिष्ठा स्थापना करने का श्रेय जो है बलबन को दिया जा सकता है। बलबन जो था, इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन एक दास था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के द्वारा, जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि उसने तुर्कान चिहलगानी, जिसे 40 दल भी कहते हैं, ये 40 विश्वस्त दासों का उसका अपना दल निर्माण किया था उसने, जो कि उसके लिए वफादार थे और इनकी महत्वपूर्ण पदों पर उसने स्थापना की थी। इनको महत्वपूर्ण पद जो थे उसने प्रदान किए थे। तो ये भी बलबन भी इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित इस 40 दल का एक सदस्य था। धीरे धीरे इसने अपने कहेंगे कि कार्यकाल में काफ़ी प्रगति की और रजिया सुल्तान के समय में इसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। बहराम शाह जो रजिया के बाद में शासक बना, बहराम शाह के समय में इसे रेवाड़ी की जागीर प्रदान की गई जो उस समय के पंजाब सूबे में आती थी। मंगोलों के खिलाफ जो अभियान किए गए उनमें बलबन के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। जब नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया गया उस समय जो षड्यंत्र किया गया था उसके अंदर बलबन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यानी कह सकते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाने में बलबन का सबसे बड़ा योगदान रहा। इसीलिए नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब मुमालिकत के पद पर नियुक्त किया 1249 ईस्वी में। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बहराम शाह के समय में इस नए पद की सृजना की गई थी या शुरुआत की गई थी और ये पद जो था वो वजीर और सुल्तान के मध्य में, यानी सुल्तान के बाद सर्व प्रमुख पद हुआ करता था। यानी इसके पास सुल्तान की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति थी। बलबन जो था उसने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था और शासन की समस्त जो शक्ति थी उसे अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। इसीलिए बलबन के खिलाफ जो है षड्यंत्र किया गया और अन्य जो तुर्क सरदार थे उन्होंने सुल्तान को अपना समर्थन प्रदान किया और ऐसा करते हुए बलबन को सुल्तान ने अपने पद से हटा दिया। ये हुआ 1253 ईस्वी में, लेकिन ज़्यादा समय के लिए बलबन जो है वो अपने पद से दूर नहीं रहा और 1253 में बलबन को नायब के पद से हटा करके इमामुद्दीन रेहान नाम के एक व्यक्ति को, जो कि भारतीय मुसलमान था, उसे इस पद पर नियुक्त किया गया। ये काफ़ी योग्य व्यक्ति था, लेकिन चूंकि ये भारतीय मुसलमान था इसीलिए तुर्क अमीर जो थे वो इससे असंतुष्ट हो गए और इसी का फ़ायदा बलबन ने उठाया और 1254 ईस्वी में पुनः सुल्तान को बलबन को नायब मुमालिकत के पद पर नियुक्त करना पड़ा। तो बलबन 1 साल के लिए सत्ता से थोड़ा दूर रहा, अपनी जागीर में उसे भेज दिया गया था, लेकिन पुनः नायब के पद पर उसे स्थापित किया गया सुल्तान के द्वारा। पुनः इस पद पर आने के बाद में सुल्तान की लगभग समस्त शक्तियां जो थी वो बलबन के द्वारा प्रयोग की जाने लगी। समस्त सत्ता जो थी उसके हाथों में केंद्रित हो गई और
1266 ईस्वी में जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का देहावसान हो गया तो उसके बाद बलबन जो था स्वयं सुल्तान बन गया। हालांकि सुल्तान बनने के बाद में इसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका जो राजकोष था वो पूरी तरह खाली हो चुका था। सुल्तान का जो पद था उसकी मर्यादा एकदम निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि इल्तुतमिश के जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनमें रजिया के अतिरिक्त कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो शक्तिशाली हुआ हो और जो अमीरों पर नियंत्रण रख सके। ऐसी स्थिति में बलबन जो था उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी पड़ी। पहला, एक जो कमज़ोर सल्तनत थी उसको पुनः सुदृढ़ करना और साथ ही सुल्तान का जो पद था उसकी मर्यादा को पुनः स्थापित करना। बलबन जो था उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये देवीय सिद्धांत जो है राजत्व का उसके बहुत करीब था और इसने उसी को स्वीकार किया और सुल्तान में ईश्वर के प्रतिबिंब जिसे जिल्ले इलाही कहते हैं उसे माना, यानी सुल्तान में दैवीय गुणों को आरोपित किया। उसने माना कि जो भी व्यक्ति सुल्तान बनता है उसे ईश्वर के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि उसमें कुछ श्रेष्ठ गुण होते हैं जो साधारण मनुष्यों से भिन्न होते हैं। इसीलिए बलबन ने अपने जीवन काल में कभी भी रक्त की श्रेष्ठता पर बहुत ध्यान दिया और साथ ही कभी भी जो निम्न कुल माने जाने वाले जो लोग हुआ करते थे उनको उसने कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना और उनसे संपर्क नहीं रखा। अपने आप को उसने स्वयं को अच्छे कुल का साबित करने के लिए पौराणिक तुर्की नायक है एक बहुत फेमस अफरासियाब, उसके वंश से संबंधित माना, उसका वंशज माना। साथ ही उसने बहुत सी फारसी या पारसी जो परंपराएं हैं दरबार में उसने उनको शुरू किया, जैसे सिजदा और पैबोस की प्रथा जिसके अंदर सुल्तान के पैरों में प्रणाम या अभिवादन किया जाता है। ऐसी प्रथाओं को उसने शुरू किया। साथ ही नौरोज़ का त्यौहार मनाना, ये भी एक फ़ारसी त्यौहार है, न्यू ईयर टाइप नव वर्ष जो होता है पारसियों का, तो उसने नौरोज़ के त्यौहार को मनाना भी प्रारंभ किया। बलबन जो था उसने शक्ति में विश्वास किया, यानी सैनिक शक्ति के आधार पर अपने राज्य शासन को प्रारंभ किया और उसी के आधार पर बनाए रखा। इसे ही रक्त और लौह की नीति कहते हैं। सुल्तान के निरंकुश शासन की स्थापना की। सुल्तान का जो पद है उसकी पुनः प्रतिष्ठा स्थापना की। सुल्तान का हर शब्द कानून है, इस तरीके से सुल्तान की निरंकुशता जो थी उसको उसने पुनः स्थापित किया। अब हम बलबन की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। बलबन जो था उसने चालीसा दल, जो कि बहुत शक्तिशाली हो चुका था कमज़ोर सुल्तानों की उपस्थिति में, उस चालीसा दल का दमन किया। ये इसके ज़्यादातर जो अमीर थे कुछ को उसने दूरस्थ स्थानों पर जो है भेज दिया, कुछ की हत्या करवा दी, कुछ को विष दिलवा दिया, कुछ को किसी अन्य कारणों से हत्या करवा दी या उनका खात्मा कर दिया। साथ ही कुछ लोगों को उसने कठोर दंड, छोटे छोटे अपराधों पर कठोर दंड दिए, उनकी प्रतिष्ठा जो थी उसको एकदम समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से विभिन्न उपायों को अपना करके इस चालीसा दल का जो है बलबन ने दमन कर दिया। बलबन ने इन अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए गुप्तचर विभाग जो था उसको भी पुनः संगठित किया। बलबन के शासन की सफलता के पीछे एक प्रमुख रीज़न ये भी है कि उसने जो जासूस व्यवस्था थी उसको बहुत कुशल बनाया। प्रत्येक विभाग में जासूस रखे, प्रत्येक जिले और प्रांत में जासूसों को नियुक्त किया और इन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था और इन्हें जो प्रांत अध्यक्ष होते थे, सूबेदार होते थे, उनके नियंत्रण से मुक्त रखा गया। इस तरीके से बलबन को बहुत शीघ्र सूचनाएं प्राप्त होती थी जिसके आधार पर निर्णय किए जाते थे और डिसीजन लेकर के उन्हें कार्यान्वित किया जा सकता था। मेवात का जो क्षेत्र है वो हमेशा से विद्रोहियों, हिंदू विद्रोहियों, जिन्हें बहुत बार हिंदू डाकू भी कहा जाता है, उनका क्षेत्र माना जाता है। यहाँ बहुत असंतोष हमेशा से बना रहता था और क्योंकि ये दिल्ली के बहुत निकट का क्षेत्र है
तो यहाँ शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता था। तो बलबन ने जो है इस मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों का एकदम सफाया कर दिया, वहाँ कत्लेआम किया, सैनिक अभियान किए और वहाँ शांति व्यवस्था जो है वो स्थापित की। बलबन के समय जितने भी विद्रोह हुए उनमें बंगाल का जो विद्रोह है तुगरिल खां का, वो सबसे प्रमुख था। और बंगाल में तुगरिल खां पहले बलबन का सहायक था, लेकिन बाद में उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि बलबन के शासनकाल में मंगोलों के बहुत से आक्रमण हुए और बलबन जो है वो इन मंगोलों के खिलाफ जब व्यस्त रहा, तो बंगाल ऑलरेडी दिल्ली से बहुत दूर स्थित है और वहाँ पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण बनाए रखना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। ऐसी स्थिति में इसका फ़ायदा उठा करके तुगरिल खां जो था उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन जो था उसने अपने सेना नायकों के नेतृत्व में बड़ी सेना वहाँ भेजी, पहले अल्पतगीन के नेतृत्व में, फिर मलिक तारगी के नेतृत्व में, लेकिन इनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद बलबन जो है स्वयं वहाँ गया और उसके साथ उसका जो पुत्र था बुगरा खां वो भी बंगाल गया। बलबन ने वहाँ पर तुगरिल खां को पराजित किया। कहते हैं कि बलबन ने बहुत क्रूरता से उसका अंत किया, जो कि अन्य लोगों के लिए एक एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में स्थापना का प्रयास किया गया। बलबन ने बुगरा खां को जो है राज्यपाल नियुक्त कर दिया बंगाल का, और आने वाले समय में बंगाल जो है बुगरा खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया बलबन की मृत्यु के पश्चात। बलबन की जो मंगोल नीति है वो काफ़ी प्रसिद्ध रही है और बलबन को अपने शासनकाल में सफलता मिली काफ़ी हद तक इसमें, क्योंकि मंगोल जो थे उनके कई आक्रमण हुए बलबन के शासनकाल में, लेकिन वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। तो ये बलबन की मंगोल नीति की आंशिक सफलता कही जा सकती है। बलबन जो था उसने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। बलबन के द्वारा विभिन्न नवीन राज्यों को सल्तनत में नहीं जोड़ा गया। इसके पीछे एक प्रमुख कारण मंगोल आक्रमण भी थे। बलबन इन मंगोल आक्रमणों की वजह से दिल्ली में ही और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हमेशा बना रहा और दूरस्थ क्षेत्रों में उसने सैनिक अभियान नहीं किए, ताकि अगर कभी भी अचानक से मंगोलों का आक्रमण हो तो वहाँ दिल्ली की सुरक्षा जो है की जा सके। बलबन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर, जो कि मंगोलों के आक्रमण का मार्ग था, वहाँ पर नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया और जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाई। इन दुर्गों में उसने कुशल सैनिक रखे और इसके अलावा विश्वस्त सेना नायक और कुशल सेना नायक जो थे उनकी यहाँ पर उसने नियुक्ति की। शेर खां एक प्रमुख सेना नायक था उसका, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा पर नियुक्त था और उसने मंगोलों को बहुत सफलतापूर्वक भारत से दूर रखा। और इसी वजह से शेर खां जो था बहुत फेमस होने लगा और बलबन जो था उसको बहुत चिंता हुई, और इसी वजह से कहा जाता है कि उसने शेर खां को विष दे करके उसकी हत्या करवा दी। पश्चिमोत्तर सीमा पर बहुत सी कबीलाई जातियां हैं, खोखर और अन्य भी बहुत सारी जातियां हैं। इन जातियों को भी शांति स्थापना करने के लिए लड़ाकू जातियां हैं। बलबन ने अभियानात्मक नीति अपनाई, यानी बहुत से सैनिक अभियान किए और वहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश की। बलबन को कुछ समय के लिए सफलता मिल पाई, लेकिन जैसे ही सेना वहाँ से हटती थी इन क्षेत्रों में पुनः इन कबीलाई जातियों द्वारा जो है लूटमार शुरू कर दी जाती थी। तो यहाँ कहेंगे कि पूरी तरीके से उसको सफलता इसमें नहीं मिल पाई थी। शेर खां की हत्या के बाद में बलबन जो था उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को यहाँ का सूबेदार जो है वो नियुक्त किया। और मोहम्मद खां जो था बहुत ही कुशल सेना नायक था और उसने मंगोलों के आक्रमणों को असफल भी किया। लेकिन मंगोलों का जो अंतिम आक्रमण हुआ 1286 ईस्वी में, उस आक्रमण के दौरान मोहम्मद खां की हत्या हो गई। और ये भी एक रीज़न कहा जाता है बलबन की असमय बीमारी का। बलबन ऑलरेडी बहुत वृद्ध था और उसके बाद जब उसे अपने उत्तराधिकारी की मृत्यु का समाचार मिला तो उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई बताई जाती है, और अंत में उसकी मृत्यु भी हो गई शोक अवस्था में रहने के कारण शायद।
तो मोहम्मद खां की हत्या हो गई, लेकिन और लाहौर पर जो है मंगोलों का अधिकार हो गया था। बलबन ने पुनः यहाँ अभियान किया और लाहौर को जो है पुनः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, यानी मंगोलों से स्वतंत्र करवा लिया। लेकिन रावी नदी से आगे का जितना भी क्षेत्र था वो मंगोलों के अधिकार में बना रहा। तो कह सकते हैं कि बलबन की जो मंगोल नीति थी उस समय के अनुसार काफ़ी हद तक सफल रही। दिल्ली तक मंगोल नहीं पहुंच पाए, हालांकि पूरी तरीके से मंगोलों को भारत से दूर रखने में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ी कि अन्य जो क्षेत्र थे वो नवीन जो क्षेत्र थे उन्हें दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने के लिए बलबन कोई प्रयास नहीं कर पाया मंगोलों के आक्रमण के भय से। बलबन के शासन का अगर मूल्यांकन किया जाए तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इल्तुतमिश के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए उसके बहुत ही अयोग्य और निर्बल शासक थे। रजिया के अतिरिक्त, रजिया को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला शासन करने के लिए, और जितने भी उत्तराधिकारी हुए उनके समय में अमीर वर्ग जो था वो बहुत शक्तिशाली हो गया। उसके द्वारा जो है शासन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता रहा और सुल्तान पद जो था उसकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गई थी। और इसी दौर में जब बलबन शासक बना तो उसने सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना की, कठोर दैवीय राजस्व सिद्धांत जो है उसको अपनाया, सुल्तान के निरंकुश शासन की उसने स्थापना की और अल्पवयस्क यानी बहुत नवीन जो दिल्ली सल्तनत थी उसको सुदृढ़ बनाए रखने में, उसको सुरक्षित बनाए रखने में अपना योगदान जो है बलबन ने प्रदान किया। मंगोलों के आक्रमणों से भारत को और दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखने में भी बलबन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये कहा जा सकता है कि निरंकुश शासन की स्थापना करके, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करके, रक्त और लौह की नीति को अपना करके बलबन जो था उसने अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन आने वाले समय में आने वाला था तो उसके एक सफल शासन की भूमिका जो थी उसको निर्माण करने में अपना योगदान दिया। बलबन ने स्वयं को और सुल्तान के पद को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। न्याय व्यवस्था जो थी उसका प्रबंधन भी उसने कठोर रूप से किया, यहाँ तक कि अपने जो रिश्तेदार होते थे उन पर भी उसने किसी तरीके से कोई रहम नहीं दर्शाया। साथ ही उसने सैन्य विभाग जिसे दीवाने आरिस कहते हैं उसको सुदृढ़ किया और पहली बार उसने इसकी स्थापना की, सैनिक विभाग की स्थापना की, गुप्तचर विभाग को जो है उसने सुदृढ़ किया। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बलबन जो था एक कठोर और निष्ठुर शासक था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकता था, इसीलिए रक्त और लौह की नीति जो थी उसने अपनाई। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही संयम से रहने वाला शासक था और बलबन जो है एक महान विद्या प्रेमी भी कहा जाता है। बलबन के द्वारा अनेक विद्वानों को जो है आश्रय दिया गया, जिनमें अमीर खुसरो और अमीर हसन दो प्रमुख विद्वान जो हैं उसके दरबार में रहे। इस तरीके से भारत के जो सल्तनत का इतिहास रहा है उसमें बलबन को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जा सकता है, जिसने दिल्ली सल्तनत को एक नई पहचान